हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और दोनों का कंपैरिजन हमने देखा था। और अगर किसी रैंडम पॉइंट आर कॉमा थीटा पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप लास्ट वीडियो फिर से देख लीजिए। ओके, और उसमें जो पीडीएफ हमने दे रखा है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई डाउट आता है तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। आज हम बात करेंगे, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी बनती है, यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है। और यहाँ पर कोई डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर। ओके, इसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा रखा, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, और वो टॉर्क वेक्टर जो होगा वो होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है तो वो होगा पी ई साइन थीटा। कितना होगा, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर ये आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस हमको याद रखना है ना। जैसे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम रखेंगे, मतलब कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप उल्टा बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस केस में टॉर्क जो होगा वो 0 होगा। पर अगर आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखें, है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डाइपोल को रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। तो इन दोनों केस में यहाँ पर भी टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंस है स्टेबिलिटी का। सबसे पहले जब थीटा इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और अगर हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन रखेंगे तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। और तीसरा एक और आप केस देख सकते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टॉर्क होगा P इंटू ई, है ना, और कॉस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको और याद रख लेना है। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पर उससे पहले हम वर्क डन की बात करते हैं। अगर थीटा, इस टॉर्क को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना है, इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना है, मतलब इस डाइपोल मोमेंट का पहले जो एंगल था किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ठीक है, वो थीटा 1 था, और इसको हमने घुमा दिया थीटा 2 पर। कितने एंगल पे घुमा दिया, थीटा 2 पर। तो वर्क डन का फॉर्मूला है पीई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टॉर्क जो है वो वेरिएबल है, थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये है वर्क डन। और अगर आप 90 डिग्री से थीटा पर इसको रोटेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो होगा वर्क डन W टू रोटेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, है ना। 90 से थीटा पर रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू PE, ये हो जाएगा 0 क्योंकि cos 90 0 होता है, माइनस cos थीटा।
ओके, तो आपको वर्क डन मिला माइनस पीई कॉस थीटा, और इसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज नॉट वर्क डन, इज पोटेंशियल एनर्जी, सो यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल यू. ओके, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमको मिलता है. ठीक है, तो ये छोटा सा हमने आपको ब्रीफ एक रिकेप दिया है, जिसमें हमने आपको डाइपोल जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ये हम बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड जेईई और नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है, जो थोड़ा सा मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का है, जिसमें हम बात करेंगे इस डाइपोल के एसएचएम की, है ना. अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है ना. थोड़ा सा हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं, हम नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So it will perform SHM. The first we have to prove it. Then after we have to find the time period of dipole. ओके, तो वो भी हमको देखना है, पर हम उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर अगर हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रखा है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी ऑसिलेशन की बात करें, एसएचएम की बात करें, तो हमेशा हमको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पार्टिकल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही डिस्प्लेस करना होता है. जब हम एसएचएम का रिवीजन आपको देंगे, जब हम ऑसिलेशंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना होता है. अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और वहाँ से अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया है, तो वो फिर एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो वापस से उसकी पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा. ठीक है, रिटर्न इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में से अगर आपने डिस्प्लेस किया, तो वापस से वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा और आ जाएगा, और वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया रहेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, है ना. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में डाइपोल रखा हुआ है, मतलब ये डाइपोल पी वेक्टर उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम में. अगर आपने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, इस डाइपोल को मान लेते हैं थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया, है ना, और ये थीटा बहुत ही स्मॉल है. ठीक है, इफ थीटा इज अ वेरी स्मॉल, ओके, छोटा सा उसको डिस्प्लेसमेंट दिया. ठीक है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री, तो नहीं होगा. अगर छोटा सा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन टू दी डाइपोल, देन दिस साइन थीटा कैन अप्रोक्सीमेट रिटर्न एज थीटा. ओके, तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला देखें, तो वो होगा पीई साइन थीटा. ओके, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पीई, और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल. और यहाँ पर नेगेटिव साइन एक लगाएंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क होगा. अगर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो थीटा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ठीक है, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अगर आपने उसको रोड़ा, वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आएगा. तो ये माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है ना. यहाँ पर इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, है ना, इनटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू थीटा. ओके, ये जे जो है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पर ये भी समझना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और यहाँ पर अल्फा की अगर हम बात करें, तो वो होगा माइनस. अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन. तो ये भी हम लिख लेते हैं, अल्फा यहाँ पर है एंगुलर एक्सिलरेशन.
एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। थीटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई डिवाइडेड बाई जे इंटू थीटा। और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ थीटा एंड दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। यही कंडीशन होती है एसएचएम की, कंडीशन फॉर एसएचएम। If displacement, this acceleration is directly proportional to negative of displacement, that it will perform SHM। और अगर इसको जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करें, मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, दैट इज द जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, तो ओमेगा स्क्वायर दैट इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी इंटू ई डिवाइडेड बाई जे। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा यहाँ पर होगा रूट पी इंटू ई डिवाइडेड बाई जे। ओके, तो उस ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ओके, और टी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, है ना। टी का वैल्यू यहाँ पर हम क्या होगा बताइए थोड़ा सा एक बार। टी का वैल्यू यहाँ पर होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट जे डिवाइडेड बाई पी ई। ओके, जे डिवाइडेड बाई पी। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पर डिराइव हुआ, और इस फार्मूले में हमने देखा टाइम पीरियड ऑफ SHM of a dipole plays in uniform electric field when it is displaced from equilibrium, stable equilibrium position by very small angle theta। ओके, तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने बनाए हैं वो आपको जरूर लिख लेना चाहिए। पहला पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए कि whenever we are talking about the SHM, सबसे पहले उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। देन आफ्टर इफ यू आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द acceleration and displacement, as the acceleration is directly proportional to negative of displacement, then it will perform SHM। उसके बाद में आपको कंपैरिजन कर लेना है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेना, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेना है, टाइम पीरियड फाइंड कर लेना है। ये SHM का एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिससे आप अगर SHM के लिए प्रूफ करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं कि वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे SHM के बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपने मैग्नेटिक बार की बात की, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने लटका दिया, तो वो उसको डिस्प्लेस किया, वो SHM करता रहेगा। यहाँ पर डाइपोल SHM करता रहेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही। और इसमें अच्छा एक बात और आपको आपके साथ डिस्कस करना है कि यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होगा, न्यूमेरिकल में हम या तो उस डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जे में और पी में चेंजेस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड 1/2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 4 टाइम्स कर दिया तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो 1/4 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसका डायमेंशन चेंज किया, मतलब दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो पी भी चेंज होगा और जे भी चेंज होगा। जे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी चेंज होगा। तो वहाँ पर दोनों चीज़ में आपको चेंज करके जो नया टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार वो देखना है। यहाँ पर फिर से हम आपको कहते हैं कि एक PDF आपका अटैच होगा जिसमें PYQs मिलेंगे आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट जो अच्छी रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर PDF में अटैच कर रखे हैं। तो बिल्कुल आपको एक बार वो सॉल्व कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।